सभी लोगों का स्वागत है SCERT के धुआंधार क्लास में। साथियों बता दें कि हम लोगों ने SCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 3 से 10 तक के जो भी जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय है उनको देखने का प्रयास शुरू किया है। और इसी कड़ी में साथियों हम लोगों ने कक्षा 3, 4, 5 का EVS देखा है, कक्षा 6, 7, 8 का पॉलिटी देखा है, कक्षा 6, 7, 8 का ज्योग्राफी देखा है, कक्षा 6, 7, 8 का हिस्ट्री भी देख लिया साथियों। अब समय है कक्षा 6 का विज्ञान देखने का साथियों। आज एक धुआंधार क्लास होगा साथियों कक्षा 6 के विज्ञान का। साथियों कक्षा 6 का जो विज्ञान है यानी जो साइंस है वह 2 पार्ट में आएगा। आज पहला पार्ट होगा इसका साथियों। कृपया बने रहे क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जहाँ पर कि आप रट कर काम नहीं चला सकते हैं। यहाँ आपको समझना बहुत ही अनिवार्य होगा। ये नोट हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से यहाँ पे रखा गया है। साथ ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा और डील भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को कक्षा 6 में लगभग 18 जो हैं चैप्टर्स हैं। आज उनमें से 9 चैप्टर होंगे और बाकी के 9 चैप्टर अगले पार्ट में होगा कल। तो चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 में दिया गया है कि भोजन कहाँ से आता है। हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो देखिए मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं और भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं इस चैप्टर में बताया गया है। मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया है कि ताकि आपको पता चले कि अध्याय 1 में किस चीज़ को पढ़ना है। जैसे देखिए भात एक भोजन है और वहाँ पे जो सामग्री लगती है जिसमें कच्चा चावल प्लस उबला पानी, ये 2 चीज़ लगते हैं। यहाँ पे 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरा, भोजन के लिए अलग अलग पदार्थ की भी ज़रूरत होती है। जैसे अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग पदार्थ लेते हैं। रोटी है तो उनके लिए आटा, जल, नमक। दाल ही बनाना है तो आपको कच्चे दाल, जल, नमक, तेल इत्यादि। खाद्य सामग्री जो आते हैं जैसे कच्ची दाल है, जल है, नमक है, ये सब के स्रोत अलग अलग हैं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का का स्रोत पौधा है। और आप जो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि इन सब के स्रोत क्या हैं? एनिमल है यानी जंतु। देखिए स्रोत कोई भी हो लेकिन डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को पौधे पे ही निर्भर रहना होता है। जैसे देख लीजिए कि इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पौधा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। और किसी भी पौधे का पत्ता, फल, तना, फूल या जड़ को भोजन के रूप में खाया जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दूं, आप आलू जो खाते हो वो पौधे का तना पार्ट है, तना। इसके बाद आप मूली खाते हो वो जड़ है। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे पोई के पत्ते हैं और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। आप जैसे देख लीजिए कि सरसों है, फल से तेल होता है और पत्ते का साग भी हम लोग खाते हैं, कहते हैं ना। सरसों को हम लोग अपने बिहार में या कहीं और भी दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? तोरी। तो तोरी के साग और तोरी का तेल, जो सरसों तेल होता है वो तोरी का तेल होता है। और बीज भी हैं, बीज जैसे अंकुरित बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड सीड। वो भी हम लोग अल्पाहार के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठा रस चूस कर जमा करती है। मकरंद को दूसरी भाषा में मीठा रस कहते हैं। और मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक इंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। जो हम लोग शहद खाते हैं ना, तो पहले मीठे रस को मधुमक्खियाँ चूसती है, फिर अपने पेट में एक इंजाइम की मदद से उसे शहद बना लेती है। और शहद जो है भंडारित भोजन होता है मधुमक्खियों के लिए। जैसे कि मीठा रस हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होता है, तो हर सीज़न में जब अवेलेबल नहीं होता है तो लोग कहते हैं ना कि भंडार। जैसे आप हमारे ही घर में मान लीजिए कि गेहूँ है, गेहूँ हर सीज़न में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको उगाते हैं और फिर उसको भंडार करके रखते हैं ना। तो उसी तरह जो है शहद भी एक भंडारित भोजन होता है। क्योंकि अगर मीठा रस होता है तो मीठा रस अगर डायरेक्ट रहेगा मधुमक्खियों का तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया, फंगी लगने के चांसेस होते हैं ज़्यादा दिन रखने पे। लेकिन शहद, जब शहद में वो तब्दील हो जाता है तो शहद में आपका बैक्टीरिया, फंगी नहीं लगता। क्यों? वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है जो कि बहुत ही बैक्टीरिया और फफूंद को लगने में मदद नहीं करता। वो उसके संपर्क में आते हैं तो खुद को ग्रो नहीं कर पाते, यानी मतलब खुद का जो है विस्तार नहीं कर पाते हैं, डिवीज़न नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं आगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जंतु क्या खाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे या उसके उत्पाद का सेवन भोजन के रूप में करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं।
शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर और सर्वाहारी, ये 3 होते हैं कैटेगरी, जिसमें कि शाकाहारी बस केवल पौधे पे ही डिपेंड होते हैं, या तो पौधे का पत्ता खाते हैं या उनके उत्पाद को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। और ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और उदाहरण के लिए बाघ, शेर। और ऐसे जंतु जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा, मनुष्य, तिलचट्टा। एक नोट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो पौधे किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। अब एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिएगा, लेकिन पौधे किसी पे निर्भर नहीं होते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, जो कि सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। अध्याय 1 की समाप्ति हो गई है। अध्याय 1 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो हैं वो लिखे गए हैं इस नोट में। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपके SCERT में वो सारे अध्याय 1 के यहाँ पर आपको इस नोट में दिया गया है। अध्याय 2 पर चलते हैं और इसका मेन हेडलाइंस है भोजन में क्या क्या आता है। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू इत्यादि। अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है? देखिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का यानी अवयव का सोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो भी खाते हैं उनमें हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए अवयव मौजूद होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मंड यानी कि इंग्लिश में स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। देखिए SCERT में जांच दिया गया है, ये मेरे अनुसार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जांच में क्या क्या कुछ केमिकल्स का यूज़ किया है, जो कि कभी क्वेश्चंस वो बना सकते हैं कि इसको जांच करने के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जांच में आपको 3 चीज़ों का जांच दिया गया है, जैसे वसा, प्रोटीन और मंड, मतलब फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपस्थिति जांच के लिए हमें टिंक्चर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत है। साथ में परख नलियाँ यानी टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की ज़रूरत है। आपको अब जांच करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मंड की जांच करना है। किसकी? स्टार्च की। तो परख नली लेंगे, उसमें खाद्य पदार्थ डालेंगे, फिर तनु घोल आयोडीन का डालेंगे और उसको जल डालकर हिलाएंगे। जब वो नीला या काला रंग आता है तो इससे पता चलता है कि इसमें मंड या स्टार्च की उपस्थिति है। देखिए, नीला रंग कम स्टार्च थोड़ा दर्शाता है, लेकिन अगर डीप काला आता है तो ज़्यादा स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए कि जांच करने के दौरान, जैसे प्रोटीन, अब जो हम लोग जांच करने जाएंगे, प्रोटीन की जो जांच करेंगे कि प्रोटीन इस भोज्य पदार्थ में मौजूद है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना होगा, यानी विलयन बनाना होगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए 100 ml जल लेंगे, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे। इससे क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। फॉर्मूला बताना जरूरी है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चंस अगर इनको बनाने होंगे तो वो घुमाने के लिए आपको क्वेश्चंस ऐसे बना देंगे। प्रोटीन जांच के लिए किन किन के रसायन की ज़रूरत है, और वो क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जगह पे, लिखने के जगह पे वो क्या कर देंगे? CuSO4+। अब जैसे कास्टिक सोडा भी लगेगा तो NaOH दे देंगे। अब आपको ये लग जाएगा कि आपने तो पढ़ा था कॉपर सल्फेट, यहाँ तो कॉपर सल्फेट लिखा नहीं है, तो फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का CuSO4 है, कॉस्टिक सोडा लिखा हुआ नहीं है, तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH। तो अब ये दोनों को जोड़ दिए तो मीनिंग समझ में आ गया। क्वेश्चन घुमाने के लिए BPSC कुछ भी कर सकती है ना। उनको अगर इसको भाष करना होगा तो यही करेंगे, क्योंकि SCERT में लैंग्वेज लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है, और वो अगर चाहेगी तो केमिकल फॉर्मूला दे के पूछ लेगी आपसे। जैसे कास्टिक सोडा का विलयन भी 100 ml जल और 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालने देगा। प्रोटीन की जांच के लिए क्या करना होगा? पेस्ट रूप में खाद्य पदार्थ को बनाना होगा। इसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का घोल दोनों डालना होगा। जब अगर इन सब को डालने के बाद
बैगनी कलर आता है, यानी बैगनी रंग आ जाता है, तो ये पता चलता है कि प्रोटीन की उपस्थिति है। मंड की उपस्थिति में कौन सा रंग आ रहा था? नीला और काला। और प्रोटीन की उपस्थिति में कौन सा रंग आ रहा है? बैगनी। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वसा की जांच। देखिए, मैं जनरली इंग्लिश मीडियम को ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ये कभी कभी बीच में आपको लगता होगा कि सर इंग्लिश यूज कर रहे हैं। मेरी हैबिट है कि इंग्लिश वालों को पढ़ाने की। मैं सीबीएसई वाले को जनरली पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से जो है मेरी हैबिट आ चुकी है, तो थोड़ा मैं इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसी का इस्तेमाल करता हूँ जो आप लोग जनरल लैंग्वेज में यूज कर पा रहे हैं। अगर कुछ परेशानी होगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारा तरीके से समझ में आ जाएगा। वसा की जांच। वसा की जांच के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस उन्होंने क्या कहा है कि आपको मूंगफली या कोई खाद्य पदार्थ को लेना है, कोई भी खाद्य पदार्थ लीजिए, उसको कागज़ में मोड़ कर उसको कूटिए। अगर कूटने के बाद खोलते हैं, कागज़ नहीं फटना चाहिए, कागज़ में अगर धब्बे नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा प्रदान करता है। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कुछ मुख्य विटामिन के नाम हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग से बचाता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही इम्यून सिस्टम कहते हैं। विटामिन डी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग में मदद करता है। विटामिन ए का स्रोत मछली तेल, दूध, गाजर, आम, पपीता। देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिमाग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल में वो कंफ्यूज करेंगे कि विटामिन ए का स्रोत मछली दे देंगे, मछली का तेल दे देंगे, दूध दे देंगे, गेहूँ दे देंगे, आंवला दे देंगे। अब उनमें से चूज़ करना रहेगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे 3 विटामिन ए के दे देंगे, 1 दे देंगे विटामिन सी के, तो हम लोगों को एग्जाम्पल बहुत ही पूरी तरीके से रटकर अच्छे से याद करना है। विटामिन ए का स्रोत मछली तेल, दूध, गाजर, आम, पपीता। विटामिन बी का स्रोत गेहूँ, चावल और यकृत। विटामिन सी का स्रोत टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, संतरा। अब विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं? दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कलेजा और सूर्य की रोशनी। कहते हैं ना, विटामिन डी लेने के लिए धूप, सुबह की धूप लगानी चाहिए। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का उपस्थिति होता है। लोह तत्व आयरन का स्रोत है। आयरन का स्रोत, ये जो लवण पर्जन्य की उपस्थिति होती है हमारे खाने में, लोह उसी का पार्ट है। तो लोह किसमें लोह तत्व किसमें मिलते हैं? मतलब आयरन का स्रोत क्या क्या है? पालक, मेथी तथा केला। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फॉस्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा से प्राप्त होता है। मछली और अंडा दोनों से प्राप्त होता है। नमक से सोडियम व पोटासियम मिलते हैं। रुक्षांश, रुक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइबर। हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं, बट इम्पोर्टेंट हैं, या बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जिस भोजन में विटामिन, रुक्षांश, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी को पकाने से, मतलब अगर किसी भी भोजन खाद्य पदार्थ में विटामिन सी प्रेजेंस है और उसको गर्म करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। जिन्हें असंतुलित भोजन या कम भोजन मिलता है उसे मरासमस नामक रोग हो जाता है। जिन्हें असंतुलित भोजन या कम भोजन मिलता है उसे मरासमस नामक रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशेरकोर। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतुंधी, जिसको रात में नहीं दिखना, जो रात में नहीं दिखता है वो कौन सा बीमारी है? रतुंधी। हमारे भोजन में अधिक वसा मोटापे का कारण बनती है।
वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेने से वृद्धि में रुकावट, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना इत्यादि हो सकता है। पर्याप्त प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो वृद्धि में रुकावट, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना इत्यादि हो सकता है। देखिए अब मैं ऐसे भी ऊपर भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ देखिए विटामिन ए बीमारी रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। अब जैसे खनिज और बीमारी, खनिज कौन सा खनिज की कमी से? कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, और लोह की कमी से अल्परक्तता एनीमिया बीमारी आपने सुना होगा, खून की कमी, लोह की कमी के कारण। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय रहता है। गर्मी के समय किण्वन तीव्र होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम लोग डब बनाते हैं ना, इसका क्या बोलते हैं आप, जैसे पाव बनाते हैं, पाव रोटी में भी ईस्ट जो डालते हैं वो फर्मेंटेशन का काम करता है। तो गर्मी के मौसम में किण्वन की तीव्रता ज़्यादा होती है। तो चलो साथियों अध्याय 3 में चलते हैं। धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे देखिए सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप रेशम कीट से मिलता है, ऊन भेड़ से मिलता है, और इसके बाद जो है जूट पौधे आपने देखे होंगे तो पौधे के तने से मिलता है। तो ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक तंतु में, नेचुरल फाइबर। केले के पत्ते एवं तने बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है, ये भी किस में आते हैं? नेचुरल फाइबर में। रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतुओं को मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। कपास के पौधे, कॉटन, वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु गर्म होती है। कपास की खेती महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? गुजरात। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भारत में, तो क्या बोलेंगे हम? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? गुजरात। जूट, पटसन। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन का पौधा होता है, उसको पानी में कुछ दिन के लिए 15-20 दिन के लिए छोड़ा दिया जाता है काट करके, ठीक है। तो फिर जब उनसे निकालते हैं तो उसके तने से जो है वो पटसन जूट निकलता है। खेती कब होती है? वर्षा ऋतु के टाइम में, क्योंकि पानी उस समय ही उचित मात्रा में यहाँ पे उपस्थित रहता है ना, तो लोग गड्ढे में उसे डुबो कर रखते हैं। बिहार के कटिहार, कौन कौन से जिले? बिहार के कटिहार जिला, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा में जूट को अधिक उगाया जाता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई। धागे से वस्त्र बनाने को 2 प्रमुख विधियां, धागे से, जैसे रेशे से धागा बनाने के लिए क्या कहते हैं? कताई। और धागे से 2 तरह के, धागे से प्रमुख रूप से 2 विधियों से क्या कपड़े बनते हैं? बुनाई और बंधाई से। वस्त्रों की बुनाई करघों पे की जाती है। किस पर की जाती है बुनाई? करघों पर। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। अध्याय 4 में चलेंगे। विभिन्न प्रकार के पदार्थ। अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए अलग अलग पदार्थ के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक को बनाने के लिए जो है उसके पुस्तक में जो कागज़ लगते हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ लगते हैं? बांस का पेपर लगता है ना। बांस पेपर किससे बनता है? जो कागज़ आपका बनता है वो किससे बनता है? बांस से या पेड़ के गुद्दा से। और गिलास स्टील धातु से। पदार्थों के गुण में कठोरता अगर है तो दबाना कठिन होगा, और कोमल पदार्थ है तो दबाना या खरोचना आसान होगा। पदार्थ की सतह को रेगमाल से रगड़ने पर अगर चमक जैसे कुछ दिखे तो उसे धातु कहते हैं। रेगमाल एक प्रकार का खरोचने वाला वस्तु होता है, ठीक है। अगर आप उससे खरोचते हैं तो अगर जिस पदार्थ पे चमकने वाला अंदर में नज़र आए तो वो क्या चमक नज़र आता है तो उसको धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। जल में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय। जल में नहीं घुलने वाले पदार्थ को अविलय। जल के पास घोलने की क्षमता होने की वजह से उसे घोलक या विलायक कहते हैं। और गर्म पानी की विलायक क्षमता ज़्यादा होती है ठंडे पानी के कंपैरिजन में। निश्चित मात्रा पानी में कोई पदार्थ अधिकतम मात्रा तक घोली हुई घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। किसी एक टेम्परेचर पे दे दिए हैं और
कोई एक पानी मान लो 100 ml पानी ले लिया, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चीनी को घोल सकें। अब इतना घोल दिए कि जहाँ जिसके बाद चीनी अधिक घोल नहीं सकते हैं, तो उस विलायक या उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त घोल, इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पानी में घुलनशील, पानी में कौन कौन से घुलनशील हैं? सिरका, चीनी, नमक इत्यादि। पानी में अघुलनशील, केरोसिन का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल। देखिए ये सब चीज़ क्यों घुलते हैं और क्यों नहीं घुलते हैं वो आगे के क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 9th-10th में मैं खुद ही आपको बताऊंगा। अभी जो क्लास 6 में है उसका आप पूरी तरीके से रिवीजन कर लें, और 9th-10th में बताऊंगा खुद कि क्यों घुलते हैं क्यों नहीं घुलते हैं। अब चलते हैं हम लोग पारदर्शिता में। पदार्थ जिनके आर पार आप देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में ओपेक ऑब्जेक्ट। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपेक। और पारदर्शी का एग्जाम्पल शीशा, अपारदर्शी का एग्जाम्पल लकड़ी, लोहा इत्यादि। जिनके आर पार धुंधली दिखे, मतलब पूरी तरीके से क्लियर ना दिखे, हल्का दिखे। जैसे आप कभी पतली कागज़ को लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं दिखता, लेकिन आर पार धुंधली दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे कागज़ का टुकड़ा। जल में तैरने वाले 5 उदाहरण और जल में डूबने वाले 5 उदाहरण। जल में डूबने वाले 5 उदाहरण आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जल में डूबने वाले, जल में तैरने वाले का 5 उदाहरण आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलते हैं हम लोग अध्याय 5 में। अध्याय 5 पृथ्वीकरण। क्या है? पृथ्वीकरण। मिश्रित पदार्थ को अलग करने की विधि को पृथ्वीकरण कहते हैं। ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थ अलग करने के लिए चुनना, चालना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए घर में मम्मी कभी कभी आपको दिखते नहीं है कि जब आटे से आपको जो चोकर कहते हैं ना, चोकर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? छलनी से छानते हैं। या मम्मी को कभी कंकर पत्थर चावल से चुनना होता है तो वो चुनने की विधि अपनाते हैं ना, कंकर पत्थर चुनते हैं ना। किसान लोग को आपने देखा होगा धान के टाइम में, धान या अनाज किसी में भी ओसाते हैं वो, मतलब क्या करते हैं? हवा की मदद से भारी पदार्थ नीचे गिरता है और जो हल्का होता है वो हवा में उड़ जाते हैं। जैसे गेहूं से चना को अलग करना भी ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थ को अलग करना होता है। दौनी या थ्रेसिंग। सूखी फसल की डंठलों से अनाज अलग करने को मशीन द्वारा या पुरानी विधि से उसे दौनी कहते हैं। मशीन द्वारा को थ्रेसिंग कहते हैं या पुरानी विधि से दौनी कहते हैं। पुरानी विधि फसल की डंठलों को कंडी बनाकर सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना, यह पुरानी विधि थी। ओसाई। ओसाई क्या होता है? भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया। आपने कभी नहीं देखा है कि वो गांव में ज़्यादातर किसान जो हैं, जब कम अनाज होता है, आजकल तो थ्रेसिंग चलते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास कम अनाज है तो वो थ्रेसर वाले को कितना देंगे? अब 1 कट्ठे का अनाज लगाए हैं तो उनके पास जो है वो ओसाई से काम चला लेते हैं। क्या करते हैं? पहले तो दौनी करने के लिए क्या करते हैं? डंठल से पुरानी विधि अपनाते हैं, फसल की डंठलों को कंडी बनाकर सतह पर पटकते हैं जिससे कि अनाज अलग हो जाता है। फिर क्या करते हैं? वो अनाज को, जो अनाज में कुछ हल्के जो लार या ये सब मिक्स होते हैं, उन चीज़ों को अलग करने के लिए ओसाई विधि अपनाते हैं। जो पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नमक और चीनी, जो पानी में ना घुले उसे अघुलनशील कहते हैं, जैसे रेत और लकड़ी। जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहते हैं। जैसे देखिए आप पानी में जो है बालू डालते हैं, थोड़ा देर बाद बालू क्या होता है? नीचे की सतह पे जम जाता है। अब उसको बिना हिलाए स्थिरता से अगर पानी और बालू को अलग कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निथारना। जैसे जमा हुआ पदार्थ तो नीचे रह गया और वहाँ से जल को अलग कर दिए, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? निथारना। जैसे बालू और पानी के मिश्रण में बालू का सतह पे जमने की क्रिया को थिराना कहते हैं। क्या कहते हैं? थिराना। समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली होती है। समुद्र जल का वाष्पीकरण प्रक्रिया से हमें नमक की प्राप्ति होती है। समुद्र से हम लोग नमक कैसे प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण प्रक्रिया से। तो गड्ढे कर दिया जाता है, उसमें समुद्र के पानी को जमा कर दिया जाता है, धीरे धीरे सूरज की रोशनी में पानी का वाष्पीकरण होता चला जाता है और वहाँ बाकी क्या रह जाता है? नमक। बाद में इन्हीं नमकों का शुद्धिकरण करके हम लोग नमक लेते हैं। मक्खन को दूध से अलग करने की विधि को अपकेंद्रक विधि कहते हैं। मक्खन को दूध से अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाते हैं? अपकेंद्रक। अपकेंद्रक विधि कैसी होती है? देखिए एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, यानी मतलब अपकेंद्रक मशीन होता है,
वो हाई स्पीड पे घूमता है उस लिक्विड को रख के, मतलब दूध को रख के, तो क्या होता है कि दूध का पानी और मक्खन अलग हो जाता है। आप केंद्रक विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। पदार्थों के द्रव्यीय मिश्रण को अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। देखिए, अब हम लोग ठोस वाला तो अलग कर सकते थे, और ठोस और जल को भी अलग करने का विधि था कि जो मिक्स हो जाते थे उनको वाष्पीकरण से, और जो मिक्स नहीं होते थे उनको थिराना और निथराना से अलग कर देते थे। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो विधि हम लोग लेते हैं वहाँ द्रव्यीय मिश्रण को अलग करना होता है। जैसे लाल रंग में आपने हरा रंग मिला दिया, इनको अलग करने का विधि क्रोमेटोग्राफी। क्या मुझे लाल रंग भी देखना है और हरा रंग भी, तो इनको अलग करने का विधि क्या है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की विधि से पेड़ पौधे में पाए जाने वाली दवाइयों को अलग कर सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरोता आदि। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की विधि चालना कहते हैं। जैसे आटा में चोकर का मात्रा कम होता है और उसको जब अलग करते हैं तो चालना विधि से अलग करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए साथियों, अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6 का मुख्य शीर्षक है पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। कितने अवस्था होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। बर्फ क्या है? ठोस है। जल क्या है? द्रव है। और भाप क्या है? गैस है। पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के लिए गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। जब भी आपको पदार्थ को एक से दूसरे अवस्था में ले जाना है तो या तो उसे गर्म करना होगा या तो उसे ठंडा करना होगा। अब मान लीजिए पानी को गैस में ले जाना है तो आपको क्या करना होगा? उसे गर्म करना होगा। और अगर पानी को बर्फ़ में ले जाना है तो आपको उसे ठंडा करना होगा। वाष्प से जल बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प से जल बनता है, उसको क्या कहते हैं? संघनन। वाष्प जब ठंडा हो जाता है तो फिर से वह जल बन जाता है, इसको संघनन कहते हैं। और संघनन क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जल से जलवाष्प, जलवाष्प से जल तथा जल से बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, देखिए इसमें कोई रसायन नहीं हुआ है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुई है। आपको बर्फ उतना ही अमाउंट में पानी मिल जाएगा, उतना ही गैस मिल जाएगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इनके अपीयरेंस में चेंज हुआ है, यानी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ है। पानी जो है जाकर गैस में तब्दील हुआ है, लेकिन पानी जाकर केरोसिन तेल नहीं बन गया है। तो यहाँ रासायनिक चेंज नहीं है, बस भौतिक चेंज हुआ है। अब जैसे कपूर की ठोस अवस्था और कपूर की गैसीय अवस्था में, जैसे कपूर जो है ना, कपूर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। आप उनको अगर हीट देंगे तो जैसे हम लोग ने जल में क्या पढ़ा था, कपूर को जब आप हीट करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, इंग्लिश में सब्लिमेशन प्रोसेस। अंडा के द्रव का उष्मा मिलने से जम जाता है, अब उसे फिर उसी रूप में नहीं ला जा सकता। ये रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ को आप अगर हीट करते हैं तो क्या होता है? पानी में बदल जाता है, लेकिन पानी को फिर से बर्फ़ में बदला जा सकता है। लेकिन अगर अंडे का जो भाग होता है पीला या उजला, अगर उसको हीट करते हैं वो गर्म हो जाता है, फिर से उसको उसी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो अंडे को जो गर्म करने के बाद जिसका भी जो भी पदार्थ हो, अगर उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील किए और उनको वापस उसी फॉर्म में नहीं ला जा सकता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। यहीं पर मैं यहीं पर जो है इस क्लास को समाप्त करता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी जा रही है। अब आगे पार्ट में आपको 7वें चैप्टर से समझा दिया जाए।